बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़नेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जितनी बहस होती रही उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त किसान मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी गंदम फ़रोख्त कर चुका हुआ है, लेकिन उसको वो रेट नहीं मिल सका जो कि सरकार ने ऐलान किया था 3900 रुपये मन के हवाले से। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि हमारा जो पास्को है वो अपने मुकर्ररा हदफ से ऊपर जाएगा, उससे ऊपर जाकर ख़रीदारी करेगा, लेकिन उसमें भी बेज़ाब्तगी होती रही और सूरत हाल ये बनी कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को उसके आला अफसरान को मुअत्तल करना पड़ा। अब बात अगर वफाक की जाए, वफाक के पास जितनी कैपेसिटी थी या जो अहकामात थे उसके मुताबिक अमल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा ने जो ख़रीदारी करनी थी वो अपनी जगह पर चल रही है, सिंध वाला अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत इस पूरी ख़रीदारी के अमल से बाहर रही। अब सवाल ये किया जा रहा है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें गंदम की ख़रीदारी के अमल से बाहर हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत, आप पंजाब की हुकूमत बात कर लें, वफाक की कर लें, इसको ओपन मार्केट पर ले जाएं, किसान जो है वो गंदम पैदा करे, किसानों की तंजीमें इसके नरखों का तयन करें, एक रेट ऐलान करें, उसके मुताबिक फिर ख़रीदारी हो। इसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। और ये बात भी की जा रही है कि अगर किसान को इस बरस मुनाफा नहीं हो सका और ख़ास तौर पे वो किसान बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार रहा जिसने लीज़ पर, जिसने ठेके पर ज़मीन ली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार रहा। मामला तकरीबन अब आखिर पे पहुंचा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब चूँकि नए नए अमीर बने हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी प्रेजेंस भी शो कर रहे हैं, वो ऐवान वज़ीर आला का घेराव कर रहे हैं और इस अमर पर एहतजाज कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ख़रीदारी क्यों नहीं की जा रही। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता, या पंजाब हुकूमत तो यकदम ही चली गई, ओपन मार्केट की तरफ चले जाते हैं तो क्या आने वाले बरसों में जिस तरह पिछले साल किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, आने वाले बरसों में भी किसान को फ़ायदा हो सकता है। गंदम की ख़रीदारी के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत के हवाले से बात कर रहा हूँ। किसान अपनी मन मर्ज़ी की कीमत पर गंदम को फ़रोख्त करे, जिस पर वो चाहे उस पर फ़रोख्त करे, और अगर उसको पसंद नहीं रेट तो वो उसको फ़रोख्त ना करे, तो उसको फ़ायदा हो सकता है। दूसरे, इसमें क्या अगर हुकूमत इसमें से निकल जाती है तो क्या इसका फ़ायदा आम आदमी को भी पहुंचेगा, या ये सिर्फ और हुकूमत जो है अपनी एक ज़िम्मेदारी ख़त्म करके वहाँ से बाहर हो जाएगी। इसमें यह भी बात की जा रही है कि क्या किसान जो है अगर इस बरस उसकी गंदम अच्छी नहीं बिक सकी, और ये बात की जा रही है कि ये वो जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि नकद आवर फसलें, उसमें कोई इसको वो मुआवजा नहीं मिल सका, तो आने वाले बरसों में किसान आहिस्ता आहिस्ता गंदम से ऐसी फसलों की तरफ जा सकता है जिसका प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा उसको पैसा मिल जाए, वो ज़्यादा कमाने लग पड़े और हुकूमतों को मसला पैदा हो तो वो इंपोर्ट कर ले, जहाँ पर शॉर्टेज होगी वो उसको इंपोर्ट कर लेंगी। क्या ये भी कोई फार्मूला बन सकता है? अब सबसे असल टारगेट जो है वो तो ये है कि आपको गंदम कम कीमत पर एक अर्जा नरखों पर मिलती रहे, आप उससे सस्ती रोटी खाते रहें, या यकीनी तौर पे आपको आज़ाद कश्मीर के रेट पर तो गंदम जहाँ पर नहीं मिल सकती, वहाँ पर तो 23 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, लेकिन क्या पंजाब की बात हम करें, हम सिंध और केपी की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी और हुकूमतों के निकल जाने से क्या असर होगा, जमात इस्लामी के अब धरने का फ़ायदा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपके साथ तारुफ करवाने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सदर अफसान इत्तेहाद के, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ साथ राना ज़फ़र ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और हमेशा दोनों साहिबान जो हैं किसान के हवाले से, किसानों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त न सिर्फ तजावीज़ देते हैं बल्कि एक नए नए आइडियाज़ के साथ भी हमारे पास आते हैं। मशकूर इनका अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक आम आदमी का, यानी कि किसान से बाहर निकल कर खड़े होकर, उसके सामने खड़े होकर एक पर्सपेक्टिव ये भी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर वक्त देने के लिए। अब तो सारा मामला जो है मुकम्मल हो चुका, सारी चीज़ें एक एंड की तरफ जा चुकी। खालिद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अब जमात इस्लामी कह रही है हम धरना देने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, हुकूमत जो है वो इससे निकल चुकी हुई है।
हुकूमत निकल गई बाहर, अब अगले बरस जो होंगे वो ओपन मार्केट पे होते हैं, आप अपनी गंदम जो है महंगी बेच लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो ये है कि इस दफ़ा जब हमने गंदम काश्त की थी वो हुकूमत की कमिटमेंट पे काश्त की थी। ठीक है, उस वक्त निगरान हुकूमत थी, लेकिन हमेशा ये होता है कि एक हुकूमत अगर कोई कमिटमेंट करती है दूसरी आने वाली हुकूमत उसकी पाबंद होती है। यकदम इस तरह हुकूमत का निकल जाना मुनासिब नहीं था। ऐसा ऐसा निकलते तो ठीक था, हमें पहले शुरू में बता देते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी मर्ज़ी हम काश्त करते या ना करते। लेकिन हुकूमत ने हमसे ज़बरदस्ती गंदम काश्त करवाई और उसके बाद उस पर निकल जाना, मैं समझता हूँ कि काश्तकार के साथ बहुत ज़्यादती हुई और काश्तकार का इस्तेहसाल हुआ है। देखना यह है कि हुआ क्या है जी, और ख़ुसूसन मैं इस वक्त बात करूँगा एंड कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है जी। गंदम इंटरनेशनली जो पिछले सालों में हमसे तकरीबन डबल रेट होता था पाकिस्तान से, और उस वक्त क्या होता था कि हमने 2 साल पहले गंदम बेची 2200 रुपये मन, एंड कंज्यूमर ने वही गंदम 6000 रुपये मन खरीदी, काश्तकार को 2201 रुपये भी नहीं मिला। इस साल इंटरनेशनल रेट कम हो गया, $550 से $190-200 पे आ गया। बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की एक बदनीति पे इजाज़त दी गई, लेकिन जब बाहर से गंदम आई है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, क्या उस वक्त आटे का रेट कम हुआ? इतनी सस्ती 2300-2400 में जो गंदम आ रही थी $190 या $200 पे, वो 2300-2400 में कराची पहुंच रही थी। क्या एंड कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ? आटा तो उस वक्त महंगा बिका। फिर उस माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2-3 काम किए गए। एक तो ये किया गया कि जो बाहर से इंपोर्ट की इजाज़त दी गई उसको कैप नहीं किया गया, कि एक हद मुकर्रर की जाती है कि आप इतनी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं किया गया। फिर 31 मार्च तक परमिशन देना, जबकि फरवरी एंड में हमारी अपनी आ जाती है, ये भी बहुत बड़ी बदनीति का फैसला था। फिर एक और काम हुआ उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसने हुकूमत का अपना भी नुकसान किया और काश्तकार का भी नुकसान हुआ। वो ये है कि जिनके पास अपने पास गंदम मौजूद थी 43 लाख टन तकरीबन, जो यकम अप्रैल 2024 की नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक है, उसका रेट रिलीज रेट था 3900 रुपया, उसको उठा के 4700 रुपया किया गया, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जी। वो सिर्फ इसलिए किया गया जो बाहर से गंदम वो माफिया लेके आ रहा था उसको अकोमोडेट करने के लिए कि वो आके 43-4400 में बेच सके उसको, क्योंकि उसमें सारे ये हिस्सेदार थे, उसको अकोमोडेट किया गया। अब $1 बिलियन का आपका तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर भी हो सकता है, $1 बिलियन भी हो सकता है, जो आपका ज़र मुबादला खर्च हुआ। नंबर 1, काश्तकार का कुछ 400 अरब रुपए उसे लेस मिला, जो असल रेट से कम मिला, और जो आपके पास गंदम पड़ी है जो सेल नहीं की 150 अरब रुपए, उस पर सूद पड़ गया। फिर सबसे बड़ा जो नुकसान है जी, वो नुकसान है अगली फसलों का। गंदम के ऊपर आपकी 2 मेजर फसलें आ रही हैं, वो एक कपास और चावल। आपकी पाकिस्तान में जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट वाली चीज़ें ये दोनों हैं जी, कपास है और चावल है। यानी कि आपकी टोटल जो एक्सपोर्ट है पिछले साल जो थी वो $31.5 बिलियन की थी, और उसमें सिर्फ कॉटन का जो हिस्सा था वो $20 बिलियन का था, और तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का हिस्सा उसमें है राइस का। अच्छा, आपकी जो यानी कि 65-70% जो आपकी एक्सपोर्ट वाली दोनों फसलें हैं, जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे वो उन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। फिर आ जाएगा अगले साल की फसल गंदम की, काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा कि जी मुझे तो सपोर्ट प्राइस नहीं मिली, मेरे साथ तो वादा पूरा नहीं हुआ, और हुकूमत पहले भी मेरे साथ ज्यादती करती रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती थी मुझसे ज़बरदस्ती गंदम उठाती थी। आप देखें ना 20 साल हमसे ज़बरदस्ती गंदम उठाई गई ना, और उठाते, हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मकसद है ना, उसका जो लीगली तरीका वो ये है कि हुकूमत जाए मार्केट में, वो जिस रेट पे मार्केट उस रेट पे परचेज करे। हाँ, अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम हो तो हुकूमत इंटरवीन करके उसको बैलेंस करती है कि ताकि इससे रेट कम ना आए। लेकिन हुकूमत क्या करती थी कि काश्तकारों से ज़बरदस्ती घरों से गंदम उठाती थी। अब देखना यह है जी कि क्या हुकूमत रियासत अपनी रेट कायम करती है पूरे साल के लिए, कि आटे का रेट, अब मैं समझता हूँ कि रोटी का रेट जो 15-16 रुपये इस वक्त ज़्यादा है जी, इसको 10 रुपये होना चाहिए, जिस रेट पे हमने गंदम 2700, 2800, 2900 हमने गंदम दी है। तो मेरी एज ए पाकिस्तानी, एज ए किसान, जो मेरी ख्वाहिश है जी कि एंड कंज्यूमर, एक गरीब आदमी को अब जो रोटी है वो पूरा साल 8 रुपए की मिले। अगर 8 रुपए की नहीं मिलेगी तो मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत, ये रियासत उस माफिया के साथ है। आप ये कह रहे हैं कि रोटी जो है वो 8 से 10 रुपए की कॉस्ट करनी चाहिए। मेरा गंदम देखे ना, मैं आपको अर्ज करूँ ना, गंदम कहाँ बिक रही थी 4700 रुपए में, कहाँ 4500 रुपए में, गंदम आ गई उसके हाफ रेट पे 2600, 2700, 2800 रुपए रेट के ऊपर। अब एंड कंज्यूमर, गरीब आदमी को फायदा होना चाहिए ना।
बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के बात करते हैं जी किसान क्या करते हैं, कोई नहीं देखता कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अच्छा गालिब साहब, इस वक्त हुकूमत तो निकल गई इसमें से, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर हुकूमत निकल गई हुई है, अगले साल आपको क्या नजर आ रहा है? ओपन मार्केट होगी, आपकी मर्जी है जितना मर्जी रेट लगाएं। मैं आपको अर्ज करूं सर, अगले साल काश्तकार की अपनी मर्जी होगी, वो देखेगा इंटरनेशनल मार्केट को कि मैं काश्त करूं या ना करूं। हाँ, इससे पहले बात की बात है, पहले वो काश्त करने के बारे में भी सोचेगा। क्या आपके पास कोई मुतबादल ऐसे मौजूद हैं कि आप हम कपास नहीं लगाते, हम कुछ और लगा लेंगे? हमारे पास मौजूद है ऑप्शन जी, हम किसी और फसल पे जा सकते हैं। हम देखेंगे, हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दुनिया के साथ, रीजन के साथ। मैं कहूँगा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया को आप ले लें, वहाँ पाकिस्तान रुपीज़ में यूरिया मिल रही है 800 रुपये का बैग मिलता है पाकिस्तान रुपीज़ में, हमें मिल रहा है 5500 रुपये का, 5500 रुपये का। वहाँ पे DAP मिल रही है जी कोई इस वक्त तकरीबन 3600 रुपये की पाकिस्तान रुपीज़ में, हमें मिल रही है 12, 13, 14 हज़ार रुपये की। इस तरह वहाँ बिजली डेली, इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे काश्तकार को बिजली फ्री मिलती है, हम उसका बिल अदा नहीं कर सकते। डीजल वहाँ पे ग्रीन डीजल के नाम पे एग्रीकल्चर के लिए देखें, बाकी दुनिया खालिद साहब आप इंडिया की इतनी तारीफें कर रहे हैं, हम तो जो कुछ देखते हैं इंडिया में तो किसान बहुत परेशान है, वो तो खुदकुशियां करता फिरता है वहां पर, बड़ी और यहाँ पर हमारे किसान नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, वहां पर खुदकुशियां कर रहे हैं। आप कहते हैं वहां पर बहुत बेहतर हालत है। मैं उसकी वजह बता दूं, पाकिस्तान में खुदकशी ना हुई है ना इंशाल्लाह होगी। उसकी वजह यह है इंशाल्लाह पाकिस्तान के काश्तकार मुसलमान है, खुदकशी को हराम समझते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी वजह यही है जी। अगर ये मुसलमान, खुदा ना खास्ता अगर मुसलमान ना होते तो यहाँ भी खुदकशी होती। यहाँ हालात ऐसे आ चुके हैं काश्तकार के। मैं आपको हकीकत बताऊँ, गंदम सेल ना होने से लोगों ने अपनी बेटियों बेटों की शादियाँ मनसूख की हैं। अगर इलाज करवाने की ज़रूरत थी वो इलाज नहीं करवा सके, अगर तालीम की उन्होंने कुछ फ़ीस छोटी मोटी जो फ़ीसें अदा कर वो नहीं कर सके। गर्मियों के लिए उनके लिए नए कपड़े वो बेचारे छोटे ज़्यादा तो उसको नुकसान हुआ ना, जिसकी ठेके की ज़मीन थी, ठेके के बगैर वाला तो कुछ कमा के ले गया। देखिए ठेके के बगैर, अब मैं उसमें भी आता हूँ सर, ठेके के बगैर आपकी कितनी ज़मीन है जी? आपकी मोर देन 60% लीज पे ज़मीन। अच्छा, बाकी जो ज़मीन है, बाकी ज़मीन आधी से ज़्यादा ज़मीन ठेके पे है, नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो बाकी ज़मीन है जी, बाकी ज़मीन में एक बाप के 5 बेटे हैं जी, उनकी 20 एकड़ ज़मीन है, वो 5 के 5 ज़राअत नहीं करते, उनमें से एक करता है, वो बाकियों से लीज पे लेता है जी। वो कहता सबको यही कि ज़मीन मेरी अपनी है, लेकिन वो भी उसमें 80% रकबे का वो ठेका अदा करता है। सही। आप यकीन कर लें, आज हमारी मीटिंग थी प्रोविंशियल कॉटन कमेटी की, आज पहली मीटिंग थी, मैं उसका मेंबर हूं। तो वहां ये बात हुई है कि हुकूमत ने एक टारगेट फिक्स किया है कि कॉटन की पैदावार जो है ना वो 19.5 मन आनी चाहिए एवरेज। तो अब मैं कहता हूं कि अगर हमारी 20 मन भी आए तो 20 मन के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो सकती। हम काश क्यों करें? वो एक मशहूर, मैं आपको मिसाल सुनाता हूँ जी। एक मेमन मरा, उसका कब्र में हिसाब किताब हुआ। फरिश्तों ने उससे आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? तो वो कहता साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। तो ऑफ कोर्स काश्तकार ने भी उसी साइड पे जाना जहां उसका 2 पैसे का फायदा मिले। सारों ने उसी तरफ जाना है, सारों ने उसी तरफ जाना है। कर दूं, अब आप ये देखें ना सर, 60 में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना नवाब ऑफ कालाबाग के ज़ेरे निगरानी। सही। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेके रहीबियर खां तक को शुगर मिलने लगे। वहाँ पे सारी शुगर मिलने लगी। क्यों लगी? कपास में नुकसान है, लोग गन्ने की तरफ चले गए। अच्छा, हमारे विहाड़ी ज़िला में 92 में मैंने जब काश्तकारी शुरू की थी तो एक ज़िले की जो पैदावार थी कपास की वो 16 लाख बेल थी और पूरा सिंध 12 लाख था। अब वहाँ पे कपास है ही नहीं, वहाँ पे सारी मक्की आ गई है। वो वही वजह जहाँ जिसको फायदा मिले, फायदा यही बात मैं कर रहा हूँ राना साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हुकूमत बीच में से निकल गई, अब किसान बिल्कुल आज़ाद है, जो मर्जी लगाए, जिसमें उसको प्रॉफिट मिलता है वो चीज़ लगाए। उसके बाद ओपन मार्केट की बात है, ओपन मार्केट में ले जाए गंदम के, आप अपनी कीमतें तय करें, आप जितने मर्जी पे भेजें। किसान की तो मौजें हो गई इसके साथ, इस सर बरस नुकसान हो गया, अगले बरस तो आपकी मौजें हैं। बहुत शुक्रिया नजम साहब। मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ, फिर अच्छा। उसके बाद अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर को आग लगी घर के चिराग से। एक तो ये सारे हालात के ज़िम्मेदार कुछ हमारी जो जमातें हैं, किसान इत्तेहाद, वो भी है। अच्छा। दूसरे नंबर पर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन शेर है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना कि दबा दोगे। सही। आखिरकार हम मुसलमान हैं, अगर हुकूमतें इस तरह हमें दबाती रहेंगी तो एक दिन जो लावा फटेगा वो इन्हीं के ख़िलाफ़ ही फटेगा। और मैं हुकूमत के इस रवैये पर एक तरफ से खुश भी हूँ कि इससे शायद किसान की बेहिसी ख़त्म हो और वो कोई गैरत का गूंज भरे।
वो खड़ा हो, और दूसरा परेशान भी हूँ कि शायद अगर किसान की बेहिसी ना ख़त्म हुई तो शायद आगे वही चीज़ें ईमान में हम इस तरफ इस सतह पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में सारी मैंने शेयर सुनने थे आपके। दूसरी जो आपने बात की कि इसका जिम्मेदार किसान इत्तेहाद भी है, किसान इत्तेहाद किस तरह है? किसान इत्तेहाद इस गैर मुनज़्ज़म जमातें, सिर्फ हम मीडिया की हद तक आपको नज़र आते हैं मुनज़्ज़म, हम इतनी मुनज़्ज़म जमातें नहीं रहे। हमारे बेशुमार टुकड़े हो चुके हैं, हमारे अलग-अलग जो टारगेट हो चुके हैं, हम अपने उन टारगेट के पीछे लगे हुए हैं। किसान इत्तेहाद की जमातें उस तरह मुनज़्ज़म नहीं हैं। अगर वो मुनज़्ज़म होती तो क्या मजाल थी हुकूमत की कि हमें दिया हुआ रेट ना हमें देते? क्या मजाल थी गवर्नमेंट की, भले रेट देते या ना देते, गंदम ज़्यादा होती या कम होती, हमसे ना लेते? कोई ऐसी मजाल नहीं थी। आपने अभी 2 दिन पहले कश्मीर में देखा है, अगर वो मुनज़्ज़म हुए पूरे कश्मीर वाले तो गवर्नमेंट को सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद उनको घुटने टेकने पड़े और कश्मीरियों ने अपना हक लिया। अब मैं आता हूँ जो हुकूमत सस्ती रोटी और मौजूदा जो मार्केट चल रही है उस हवाले से, हुकूमती वज़ीर भी और हुकूमत पंजाब भी कह रही है कि इससे बड़ा कारनामा क्या होगा कि हमने रोटी सस्ती कर दी। गवर्नमेंट का फायदा हो गया, हुकूमतों का फायदा हो गया, केपी हुकूमत का फायदा हो गया, पंजाब हुकूमत का फायदा हो गया। 15-15 रुपए की रोटी वो कह रहे हैं 15 रुपए में दे रहे हैं, और वो सस्ती गंदम की वजह से। सर मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से ये 15 मई इसको आप नोट करें कि ये हुकूमत फ्री में भी रोटी दे ना तो ये जलील होगी। जो हुकूमत फ्री में भी मुफ्त भी रोटी दे दे तो फिर मसलों का शिकार हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। इसकी जिल्लत उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया बहुत बड़ा सारी हुकूमतों ने। जिल्लत की गारंटी लिख कर देता हूं कि ये हुकूमत जलील होगी भले रोटी फ्री में बांटे। सर मरीम नवाज 16 रुपए की केपी की हुकूमत ने 15 रुपए की कर दी, सिंध की हुकूमत उससे पीछे चली गई। 1,70,00,000 टन गंदम जो है ना वो काश्त करवाई गई, सही, जिसकी प्रोडक्शन बनती है तकरीबन पौने 3 करोड़ टन। पौने 3 करोड़ टन में पर मन 1000 रुपया खसारा किया है किसान ने, जो बनता है तकरीबन 600 अरब रुपया। ये 600 अरब रुपए जो किसान के कम हुए हैं, जो उसको नुकसान हुआ है, उसकी एवज आपने रोटी सस्ती कर ली है और क्रेडिट आप खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकीकत कभी बनावट के असूलों से नहीं बना करती। हकीकत बनती है जब आप जनमन को खिदमत करेंगे, जब आप हकीकत में कोई काम करेंगे फिर वो बनेगी। नहीं, मुझे बताएं ना, अगले साल बेहतर नहीं हो जाएगा सर। अगले साल के मसले, हमारा किसान इतना एजुकेटेड नहीं है, हमारा किसान इतना मोटिवेटेड भी नहीं है। मसले हैं उसके किसान ने, हमारा किसान अनएजुकेटेड होने की वजह से जो उसके हाथ लगता है ना वो बीज देता है। मिसाल तौर उसने देखा कि ये चीज़ में ऐसा, आप देखो पिछले साल से पिछले मई में मकई का रेट था 4,500 रुपये से 5,000 रुपये मन, वो जाके जुलाई अगस्त में हुआ 2,200 मन, फिर 1,600 रुपये मन। अब दोबारा मई आ चुका है, उसका रेट आज भी किसान से उठाया जा रहा है 1,600, 1,700, 1,800 रुपये मन। अब दोबारा मकई फिर हमारी आने वाली है, वो उसी रेट में बिकेगी। नहीं तो इसमें आप देखें रान साहब, इसमें आपकी, खालिद साहब की, आप सब तंजीमों की भी तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है ना। आप कुछ लोग गाइड करें, कुछ लोग बताएं किसान को कि भाई ये चीज काश्त करो, इसका रेट अच्छा निकल सकता है, ये बाहर जा सकती है, ये यहाँ पर अच्छी बिक सकती है। सर मेरा किसान इस हवाले से इतना पीछे है, इतना अनएजुकेटेड है, इतना वो सर किसान टिकटॉक बना रहे हैं, अब सर इंस्टा पे हैं बंदे, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं। सर किसान टिकटॉक अब इतना कौन सा टिकटॉक से सर तरक्कियां नहीं होनी, पता तो चलता है ना सर। रिसर्च करनी है, आपके पास कॉटन का सीड कोई नहीं सर, बताना तो है ना सर। रेट कम करें पहले आप, बेहतर सबसे पहली चीज। अगर अच्छा मुझे ब्रेक पर जाना, मैंने अशरफ साहब की तरफ जाना था, मुझे सर एक बात बताइए, मेरी बात कंप्लीट होने दो। आप रेट कम करें, आप सबसे पहले अच्छा बीज लाएं, अच्छा फर्टिलाइजर लाएं, उससे अच्छी यील्ड लें, अच्छी यील्ड लेकर आप रेट कम करें, उससे किसान को भी फायदा होगा। अच्छी बात हो गई, हुकूमत को ये भी अच्छा करना चाहिए, वो भी अच्छा करना चाहिए। सर जो है हमने इसी के अंदर करना है। मुझे बताएं ना, अब हुकूमत निकल गई, अब फ्री है, अब फ्री है ना। हाँ जी, तो अब यही तो फ्री हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि मैं तो खालिद साहब से भी कहूँगा कि हम अपने किसानों को एजुकेट करें। सही है,
आप जब गांव में इंटर होते हैं ना, 2 एकड़ वाला और 20 एकड़ वाला और 200 एकड़ वाला, सबके खेत एक जैसे होते हैं। किसी ने अपने खेतों में फ़र्क नहीं किया हुआ, हालांकि 2 एकड़ वाले का फ़र्क होना चाहिए। जिस तरह 2 मरले वाले के घर का, 20 मरले वाले घर का और 200 कनाल वाले घर का फ़र्क होता है, उसकी रहायश का, उसकी सहूलतों का। इस तरह मैं चाहता हूँ कि जो 2 एकड़ का मालिक है ना, उसको गंदम लगानी ही नहीं चाहिए। वो ऐसी चीज़ें लगाए जिसमें उसको थोड़ी चीज़ बीज कर 2 कनाल की काश्तकारी करे, वेजिटेबल लगाए, फ्रूट लगाए, फल लगाए। यही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था मुझे मैं आपकी तरफ दोबारा मैंने अशरफ की तरफ जाना, एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वो सारा कुछ देखें, किसी ना किसी ने तो गाइड करना है। जब बहुत सारा एक दरवाज़ा बंद होता है, बहुत सारे दरवाजे रास्ते खुलते भी हैं। किसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब जो है वो गंदम की ख़रीदारी के अमल से बाहर हो गई है और अब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद अब दोबारा कभी भी हुकूमत जो है महकमा खुराक गंदम की बराह रास्त ख़रीदारी में ना आए और बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, वो इसमें आए और वो ख़रीदारी करे। इसके नतीजे में ज़ाहिर है किसानों को भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत होगी, उनमें भी इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। वो कोई रेट अगर तय करें तो उसके ऊपर सारे उस पर अमल करवा सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर वो ये है कि अगर जो भी इसमें ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा शातिर होगा, वो इसमें फ़ायदा उठा लेगा और आने वाला बरस कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता, इस पर खालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद है, ना जफ़र साहब भी मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब, आपने दोनों तरफ किसानों का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने आ गया। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है किसान को फ़ायदा होने वाला है बड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि जो सेक्टर का बंदा होता है अपने सेक्टर के हवाले से बात करता है। ठीक है, उनको हक है, उनका राइट है आप डिफेंड करना। ये कहते हैं जी किसान मारा गया, किसान लुट गया, किसान ये हो गया। 2 साल पहले जो गंदम काश्त हुई थी, जो ये कास्ट अब निकाल रहे हैं, क्या इसकी वो इससे 40% भी नीचे कास्ट थी उसकी, बल्कि ज़्यादा थी। 2 साल पहले जब 2200 रेट था तो उस वक्त जो गंदम कास्ट हुई थी उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा था वो क्या था? जब वो लग गई गंदम, रेट आ गया और गंदम जब लगनी शुरू हुई उसके बाद उसका रेट बढ़ा दिया गया, पहले नहीं। और क्या किया? 3900 रुपया, 1700 रुपया एक मन के ऊपर कास्ट का और उसका प्रॉफिट के। अच्छा साहब, वो किसान की किस्मत में पैसे थे उसको मिल गए, तो फिर ये कारोबार चले ऐसे कर लेते, वो मिल गए उसको। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से भी आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना कि ऐसा कारोबार हो नफ़ा ही होता जाए, नफ़ा ही होता जाए। ये तो फिर सूद वाली बात होगी ना। बैंक से आप तय कर लें कि आपको मैं ये 50 लाख दे देता हूँ, आप मुझे 50,000 रुपये महीना देते जाओ, तो ये कारोबार तो नहीं है ना। मैं यही कहता हूँ कि जब काश्तकार को मुनाफा ज़्यादा हुआ तो उसने किसी जगह पे भी ना, इन्होंने कहा नहीं, उस वक्त भी कहते थे कि पैसे थोड़े हैं, रेट और बढ़ाओ। तो मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे काश्तकार ये मिसालें देते हैं, धूप में सड़ता है, एक एक बूटे की हिफाजत करता है, ये करता है, वो करता है, फिर जाके वो आपके खाना जो है ना आपकी मेज़ पे पहुँचता है। मुझे ये बताएं कि वो जिस मजदूर को, क्या मजदूर नहीं सड़ता धूप में? वो 3री 4थी मंजिल पे जाता है 47 दर्जे हरारत में, किसके लिए जाता है? बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए। उसका कभी दर्द किसी ने रखा है कि उसको जो 1700 रुपये की आपने छुरी मारी या डज मारी उसको, उसके बच्चों को जो महंगा आटा मिला 3000 रुपये में, 20 किलो का जो थाला मिला था, उसका कसूरवार कौन था? वो भी कहेंगे रेट किसानों ने तो तय नहीं किया था। मैं यही गवर्नमेंट ने किया। मुझे ये बताया किसी काश्तकार ने, किसी तंजीम ने ये कहा हो कि यार चले इसके ऊपर 500 रुपये आप डाल लें, एक्स्ट्रा चार्ज 200 रुपया उसका मुनाफा डाल लें, 2700-2800 कर लें। नहीं कहा ना। 3900 पे भी ये लोग कहते रहे कि ये भी कम है। तो फिर अल्लाह के ऊपर बैठा हुआ ना, उसकी लाठी भी तो बेबाद है ना। जो इस वक्त कीमत आई है यही कीमत बनती थी जो कि गंदम की असल कीमत थी, लेकिन नहीं हुआ। इतने पैसे गए। अब ये कह रहे हैं कि 600 रुपये का नुकसान हो गया, तो उस वक्त 400 रुपया जो इजाफी गया था वो तो वापस नहीं हुआ, वो तो हमारी जेबों से गया ना, आपकी जेबों से, तनख्वाहदार तबके की। 7 करोड़ लोग हैं ऐसे इस पाकिस्तान में, मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, खेत मजदूर, मुलाजम, उनके बच्चे लगा लें, ये डबल बनता है उससे जाके, ये आधी से ज़्यादा जो है वो आबादी बन जाती है। उसको छुरा मार के कहते हैं जी ठीक है लूट लिया हमने, तो हमने कौन सा लूटा जी, हुकूमत ने लूटा है। तो हुकूमत ने पैसे तो नहीं लिए, किसान के पास ही गए ना वो पैसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3900 में गंदम का रेट मुकर्रर हुआ, आप 5500 में भी लोग खरीदते रहे हैं, 5000 में भी खरीदते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमतें और सारे ये माफिया, एक चीज़ मैं बता दूँ, आज तक कहते हैं इंक्वायरी होगी, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। पिछले 70-75 साल में मुझे बताएं इतनी बड़ी इंक्वायरी हुई, किसी एक को बताएं सजा हुई हो, किसी एक को फांसी लगी है?
लोगों के तो आपने जेबें काट ली, उन्होंने जेबें काट ली, मार दिया उनको, उनके बच्चों को मार दिया, चोरियां डकैतियां बढ़ गई। लेकिन इन्होंने एहसास किया ना हुकूमत ने एहसास किया। अब ये मुझे हैरानगी होती है। बात होगी, अब एनालिस्ट के तौर पे आ जाए, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या होता आगे जब दोबारा फसल लगाने की बात होगी? किसान फ्री है, जो मर्जी लगाए? नहीं, बताएं कैसे फ्री है? ऐसे इलाके हैं जहां पे जो चीज़ लगती है वही लगनी है, दूसरी और चीज़ लगा के आप उतना मुनाफा नहीं कमा सकते। मसलन किसी एक खास एक इलाके में जाके आप वो लगा लेंगे, उसको आप मुतबादिल लगा लेंगे, सही है, लेकिन बाकी इलाके जो हैं वहाँ तो नहीं वो मुतबादिल। कपास आप सेंट्रल पंजाब में इधर कहाँ कहीं लगती देखी है आपने कहीं? या दरमियानी जो वस्ती पंजाब है या शुमाली पंजाब है, कहीं पे आपने कोई एक बूटा भी कहीं लगता देखा है? कोई आपको किसान कहता देखा कि मैं जी वहाँ पर लगा लूँगा? ये अरसा 75 साल से ऐसे ही होता आ रहा है। 2 साल अगर ऊपर गए हैं तो 1-2 साल नीचे भी जाता है रेट। अब तो ये मैं एक मार्केट में मैं आपकी बड़ी टेक्निकल बात जो है इस पर एक आसान सी राय पूछना चाह रहा हूँ। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है अगले 4-5 महीने में आटे का रेट या गंदम का रेट उस लेवल पे नहीं जाएगा। मैंने गंदम अब उन दुकानों में बिकती देखी है जहां पे कभी गंदम मंडियों में भी नहीं होती थी। आप जाए आम मार्केटों में, वहां दुकानों के बाहर उन्होंने ढेर लगाए हुए हैं। वहाँ जैसे आपको पता है गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, मंडी के अंदर गंदम ही गंदम इसलिए होगी क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही, गाहक मिल नहीं रहा, तो उसका फायदा होगा ना। आफ्टर ऑल अभी भी ये कहते हैं कम है, अभी भी जो गंदम बिक रही है वो 3500 ₹3550 मार्केट में साफ करके बेच रहे हैं ना, उसमें किसान की खरीदारी नहीं है, उसमें पहुंच है, उसमें सफाई है, सारा शामिल करके है ना। वो तो मिडल मैन जो किसान का रेट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव अगर कोई करता है तो माफिया है। पहले वो माफिया होता है छोटे लेवल पे, फिर वो जब शराफिया में शामिल हो जाता है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये अब जितने बड़े माफिया बन गए हैं वो सारे शराफिया में शामिल हो गए। मैं मिसाल दे देता हूं, लग गई मैं आपको मिसाल दे देता हूं। डीजल की जो इंक्वायरी हुई है, सबके नाम नहीं सामने आए। पेट्रोल पंप 350 सामने आ गए, आपके उसके सियासतदान सामने आ गए, उसके फोर्सेज के बंदे सामने आ गए। किसको पकड़ा आपने भाई? धड़ाधड़ हो रहा है, पकड़ा किसी ने नहीं। जो माफिया था वो शराफिया में चला गया ना, वालों में जाके बैठ गया, वो बड़े बड़े जगह पे चला गया। कैसे पकड़ेंगे आप उनको? जब वो माफिया था, जब वो एजेंट था माफिया, उसको पकड़ लेते आप। लेकिन सारे ये पाकिस्तान जो अवाम जो है, जो एक मिडल मैन है, जो एक आम आदमी है, जो मजदूर है, जो भी इवन जो खेत का मजदूर का जिसने आटे का थैला लिया ना, उसकी चीखें निकली और वो किसी को नहीं सुनी गई। वो मजदूर की जो 47,000 हरारत को 4 मंजिल पे वो लेकर आता रहा, वो किसके लिए लेके जा? अपने बच्चों को समझ आ गई, रिपीट होगी नहीं ये उसका क्या ख्याल? मजदूर ने करना था, तनख्वाहदार बंदा मारा गया। अब अल्लाह ने वो कर दिया है, कौन सा था? मुझे ये बताएं, अल्लाह ने कर दिया। खालिद साहब इखराजात डालते हैं, सुने, एक बड़ी आइडियल सिचुएशन बनाते हैं, 3 बोरियां वो, 4 बोरियां ये, 5 पानी, 6 ये वो। इतनी अगर आइडियल सिचुएशन हो ना, जिस जहां भी है वहां पे यानी कि 50 से लेके 55 एकड़ जो है ना मन एकड़ से ली गई है गंदम। तो ये एवरेज लगाते हैं 30-35। तो जिनको वो फायदा हुआ, जिन्होंने वो आइडियल सिचुएशन, उन्होंने उतना प्रॉफिट भी ले लिया, प्रॉफिट कर लिया। अब जवाब भी ले लें खालिद साहब से, नुकसान तो खालिद साहब से ले लें। खालिद साहब, वो जो मजदूर की बददुआ लगी है आपको, एक मिनट, जो अभी ये बात कर रहे हैं मैं इनको जवाब देता हूँ। 20 साल पिछले पूरे 20 सालों में इंटरनेशनल प्राइस हमसे डबल थी। $550 फी टन रेट था, जो इस दफ़ा अचानक आके $190-200 पे आ गया। क्या पाकिस्तानी काश्तकार को वो रेट मिला? क्या पाकिस्तानी काश्तकार को जब 2 साल पहले 2200 रुपये मन था, क्या किसी भी काश्तकार ने 2201 रुपये मन, उसको 1 रुपये ऊपर रेट मिला? उस वक़्त भी कौन? ये माफिया खा गया। और माफिया को बहुत सारे टीवी पे लोग आके उसको सपोर्ट भी करते हैं। ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, काश्तकार ने कभी को ब्लैक नहीं की, न काश्तकार ने कभी आज तक ज़ख़ीरा किया है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हमारे लिए गंदम ज़ख़ीरा करना गुनाह कबीरा है, और हुकूमत के लिए ज़ख़ीरा करना फ़र्ज़ है। आज से नहीं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वक्त से कभी इन जैसे महताब से जैसे लोगों से, तजर्बाकार लोगों ने कभी आके कहा कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये बात कर रहे थे ना 2 साल पहले की। इनको पता अगर होता तो फिर ये बात ना करते। मेरा यूनिट का रेट था आज से 5 रुपए 35 पैसे, अब 65 रुपए रेट है इस वक्त। मैं आज की बात नहीं, आज की बात मैं ये कहता हूँ, जब 2 साल पहले आपका सारा कुछ सस्ता था, आपने 3900 लिया नहीं, उस वक्त रेट बढ़ चुका था। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, जब 3900 गंदम लगी थी, गंदम 1 मिनट, जब 3900 2 साल पहले लगी थी, इंटरनेशनल रेट क्या था? अच्छा, 1 मिनट, इंटरनेशनल रेट क्यों था? बाद में रेट क्यों बढ़ा है?
जब मैंने 39 रुपए बेची है, मैंने 39 रुपए बेची, वो इसने मजदूर ने बढ़ाया, वो किसान ने, वो बाहर और पे गलत है, उनका ये हुकूमत ने बढ़ाया इंटरनेशनल, या उसने काम करवाया? किसने? देखिए उनको नुकसान नहीं हुआ, काश्तकार ने कभी समगल की? खालिद साहब मुझे बात नहीं, आप जिस तरह गुफ्तगू करें, आप काश्तकार की तजलील नहीं, मैं नहीं काश्तकार की तजलील कर रहा, नहीं ये ना मजदूर के साथ हूँ जो 47,000 रुपए ऊपर जाता है, अपने 5-5, 6-6 बच्चे पालता है, उसका किसी को ख्याल ही नहीं है यार। आप माफिया के साथ मिल गए, उसी माफिया के साथ जो 39 55 रुपए में 100 में बेचता रहा, आप आपके लोग भी उसमें शामिल है? कोई शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल? कैसे बिकती रही? काश्तकार अपने कैसे बिकती रही? काश्तकार अपने घर नहीं रख सकता। आपने एहतजाज क्यों नहीं किया उस वक्त? किस वक्त? क्यों नहीं बाहर निकले? किस चीज के आप नुमाइंदे हैं? मुझे बताया ना, आप काश्तकारों के नुमाइंदे हैं, जब 5,000 में बिकती रही, आप बाहर क्यों निकले कि माफिया पे? आपको सिविल सोसाइटी को भी निकलना चाहिए। सिविल सोसाइटी काश्तकार बात करना महंगी नहीं है ना हमारे, ऐसे ना करें। अगर इंडिया में काश्तकार कामयाब हुए एहतजाज करने में, क्या क्या वजह थी? वहां सिविल सोसाइटी उनके साथ थी। हमारी सिविल सोसाइटी टोटली बेहिस है यहाँ पे। सिविल सोसाइटी कैसे निकले? आप अपने एहतजाज में एक असल काश्तकार होता ही नहीं है, वर्करों को उठा के ले आते हैं। असल काश्तकार लाए ना, वो आगे एहतजाज करे, वो तो बेचारे के पास नहीं है। मैंने जब प्रोटेस्ट किया, ये कहते हैं कि काश्तकार को एजुकेट किसने करना? मैंने करना या आपने करना? हम तो कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ये किस लिए इन्होंने ताज से जाए हुए ये बड़े बड़े लीडर बने? भाई जाए आप फील्ड में जाए, उनको बताएं, ये लगाएं कदम, ये करें यार, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपको भी सारा पता था यार। नजम साहब चीज है, इसकी कीमतें क्या होगी? मैं अर्ज करता हूं कि जिस तरह मुझे कहते हैं कि अशरफ मेहताब साहब, मैं काश्तकार में बैठा हूं, आज अगर अल्लाह ने मुझे टाइल लगा दी, मैं साफी बन गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है सर। नहीं, आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे साफी हैं। हम आपको थोड़ा सा मार्केट में भी और खेत में भी लेके चलते हैं। जो बात है ना रेट मिलने की, आप कभी थोड़ा सा टाइम निकालें और 1 महीना दिसंबर जनवरी का और 1 महीना जुलाई अगस्त का आप ये गांव में सिर्फ रह के दिखा दें, काम ना करना। आप सिर्फ वहाँ पर रुकें और सिर्फ किसान के साथ खेत में जाएं, उसे देखें कि वो रात को खेत को कैसे सेंचता है और दिन को कैसे सेंचता है उस मौसम में, सर्दी में। और जुलाई अगस्त के महीने सर, हम तो इनकार कोई नहीं कर रहा। कल बात कर रहा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल। अगली बात, 2022 में जो गंदम का रेट था 2200 रुपये, हुकूमत उस वक़्त आटा बेच रही थी अपनी निगरानी में 6,000 रुपये। उस वक़्त मज़दूर जो आप बता रहे हैं 10 करोड़ 12 करोड़ मज़दूर, वो 6,000 रुपये उस वक्त उसकी जेब से निकलवाया जा रहा था और डॉलर का रेट भी था 180 रुपये। उस मज़दूर की जेब से 6,000 रुपये मन के हिसाब से वो पैसे निकलवाए जा रहे थे और आप समेत सारी सोसाइटी, सारा मीडिया खामोश था। जब किसान को वो रेट 6,000 रुपये की बजाय 3900 रुपये मिला, किसान की भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, बिजली के रेट बढ़े, ज़हरों के रेट बढ़े, खादों के रेट बढ़े और जो 1400 वाली यूरिया थी वो 2400 में चली गई, 2800 में चली गई। पिछली बातें सारी ठीक हो गई, अब वापस आना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी लेबर इस मुल्क में, सबसे बड़ी लेबर इस मुल्क में खुद किसान है, किसान का बच्चा है। किसान का बच्चा ही आपकी यहाँ पे बिल्डिंगें बना रहा है, वो मजदूर वही है। वो तुसी को इंडिया तो लेके या बांग्लादेश तो लेके नहीं आए, किसान का बच्चा ही मजदूर है यहाँ पर। किसान ही सबसे बड़ी लेबर है, किसान ही सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला है। अब हमने देखना ये है कि हम किसी हल पर पहुंचे। मुझे एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, वक्त की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमतों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ तो जो वज़ीर-ए-आज़म थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बात सुन के। किस सीट पे वो रहे हैं? वो कहते हैं जी 60 रुपए जो है ना किलो आटा मिल रहा है दुनिया में, इसमें पाकिस्तान की किसी कश्मीर का रेट बताया होगा ना। नहीं, कश्मीर में भी आज अभी सस्ता हुआ है। मकसद कहने का ये है कि जब इनको अल्लाह इज्जत देता है, जब उहदों पे जाके बैठते हैं। काकड़ साहब को तो मैं एक उस पर भी आते हैं, लेकिन एक छोटा सा इसको फायदा नहीं हुआ। हम पंजाब हुकूमत की तो बात करते हैं, लेकिन 1.4 मिलियन टन से पास हो गया 1.8 मिलियन टन पे, ऐसा फायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर अफसरान को भी मुअत्तल किया नाअहली पर, तो वफाकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं मिली आपको? इस टाइम 1.8 मिलियन टन जो गंदम पास्को ने ख़रीदनी थी वो ऑलरेडी वो ख़रीद चुका है। ये 4 लाख टन वाला सिर्फ ड्रामा हो रहा है। मैं आपको एविडेंस देता हूँ। आज की डेट में 15 मई 2024 को
कोई पास्को सेंटर अपनी ख़रीदारी शो कर दे कि आज की डेट में हमने ये ख़रीदारी की है, 14 में शो कर दे, 15 में शो कर दे, 16 में शो कर दे। उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट बारदानों में गंदम लेकर अपनी वो गंजियाँ लगा दी हैं, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हैं। ये 4 लाख टन वाला सिर्फ ड्रामा हो रहा है। इसमें बोरियों के अंदर 12 से 14 अरब रुपए की खाली बारदाने में करप्शन की है, जिसमें पास्को की सारी हायर अथॉरिटी, वज़रा, ये सारे लोग मुलव्वस हैं। और ये जो 2 लोग मुअत्तल किए गए हैं ना, MD को और GM को, ये सिर्फ एक ड्रामा है। इन लोगों को इन्होंने बचाना है, उस 12-14 अरब रुपए को हड़प करने के लिए उनको बचाना है। वो तो करप्शन करके जा चुके हैं, बारदाने में उन्होंने पैसा बना लिया है, हुकूमती मशीनरी इसमें मुलव्वस थी, अदारा मुलव्वस था, किसान को उन्होंने रोल दिया। मेरे किसान ने मुझे बताया कि इन्होंने मुझे 250 बोरी दी है हाफिजाबाद सेंटर पे, मैं वो भर के लेके गया हूँ। मुझे इंस्पेक्टर ने कहा और ZM ने कहा कि हमारी यहाँ पे हमारा कोटा कंप्लीट हो चुका है जो हमने खरीदना था, और अब हम दोबारा कोई नई खरीदारी नहीं कर रहे। और अभी तक बारदाना तो दिया हुआ था ना उसको। जी बारदाना दिया हुआ था ना, उसके बावजूद खरीदारी नहीं हुई। प्राइवेट बोरियों में जिस तरह की बोरी पास्को जारी कर रहा है, उस तरह की बोरी मार्केट से मिल रही 200-250 रुपए की। वो क्या कर रहे हैं, जो बंदा अपनी बोरी में भर के ला रहा है और वो पास्को के साथ सेटिंग कर बारदाना जारी करने की जरूरत ही नहीं है। इस मुल्क में पेपर बनाना कौन सा मुश्किल काम है, तरफ से निकालो, दूसरी से भरो और डालो। टेक्निकल इशू मैं और ये चीजें इसमें अब ये सिर्फ सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये चाहते मीडिया पे शोर शराबा होगा, जिस तरह वजीर साहब ने कहा कि हमने 4 लाख टन की जो है ना वो 88,000 एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, और वो 88,000 एप्लीकेशन हम 6 एकड़ वाले बंदे को देंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूं राणा तनवीर साहब को कि राणा तनवीर साहब, आप मुझे एक सेंटर 12 मई के बाद साबित करें और कितनी खरीदारी आपने 12 मई के बाद की है। मैं आपको साबित करूंगा कि आपके किन किन लोगों ने कितने कितने हजार बोरी बेची और कितने कितने हजार बोरी इंस्पेक्टर्स ने, ZM ने, GM ने, MD ने और बाकी जो मेंबर्स थे बोर्ड के, उन्होंने, और जिन जिन लोगों ने वो बोरियां बेचकर अपने पैसे बनाए, 2.25 करोड़ बोरी आपने। ये सारा का सारा मामला खाली सब शुरू हुआ था सारे का सारा मामला। टेक्निकली जो 1.8 मिलियन टन है ना, उसका ये एक तो पास्को पूरे पाकिस्तान में, न कि पंजाब में उसने खरीदारी। दूसरा पास्को का इशू ये है कि जो पंजाब में खरीदारी हो रही है वो जितना टारगेट बढ़ाए बाकी तहसीलों का उतना ज़्यादा इस्तेसाल है, क्योंकि पंजाब में सिर्फ 13 तहसीलों में पास्को परचेज कर रही है, बाकी तहसीलों में पास्को परचेज नहीं कर रही। तो अब वो टारगेट अगर बढ़ाते रहे सिर्फ उन्हीं तहसीलों का, बाकी को तो एक दाना नहीं खरीदा जा रहा, तो बाकी वो क्या पंजाब के रहने वाले नहीं हैं या पाकिस्तानी नहीं हैं या काश्तकार नहीं है। होना ये चाहिए कि सब लोगों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी और नीचे पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी, तो उनको चाहिए था ये फैसला मिल बैठ के करते। अब ये कौन सा तरीका है कि पंजाब में से अगर 150-200 तहसील है तो उसमें 12-13 तहसीलों को नवाजा जाए, बाकी तहसीलों को छोड़ दिया जाए। ये एक अच्छा खान साहब, इसमें बार बार बात करते हैं कि यहाँ पर इंक्वायरीज होती हैं, तहकीकात होती हैं, ऐलान किए जाते हैं। अभी जैसे राना साहब भी बात कर रहे हैं कि जनाब मुअत्तल कर दिया उसको, पास्को के आला अफसरान को, लेकिन होना वाना कुछ भी नहीं, लेके चले गए, बस चले गए। लेकिन एक बड़ी इंक्वायरी शुरू हुई थी और ये बीच में ये भी खबर आई कि और आप ही की दरख्वास्त के ऊपर सारा कुछ हो रहा था कि अनवार काकड़ साहब को भी साबिक निगरान वज़ीर आज़म जो है उनको भी बुलाया गया, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा। शमशाद साहिबा का नाम आया था, वो मलक अहमद मोहम्मद साहब क्या हैं जी, वो सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, कैप्टन महमूद साहब, उनका नाम आया था। शमशाद अख्तर साहिबा का बहुत बड़ा नाम है, उनका आया था। काकड़ साहब जो है उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं। नहीं आया ना, नदीपुर में भी था उनका, वो रिंग रोड में भी था, मैंने इस पे काम किया, कैप्टन केड़ा रखेगा, मैंने इस पे काम किया। मैं आपको असल स्टोरी बता देता हूँ। असल स्टोरी ये है सर कि 7 जुलाई को फेडरल सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे ज़फ़र हसन साहब, उन्होंने एक लेटर प्रपोजल अपनी भेजी, लेटर जारी किया, और बड़ी अच्छी वो थी, तजवीज़ थी उनकी कि इंटरनेशनल मार्केट रेट क्योंकि बहुत गंदम का नीचे आ गया था। हमेशा हर मुल्क अपने काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड देती है दुनिया के साथ, तो उन्होंने रिकमेंड ये किया कि जो भी फर्स्ट किया 1 मिलियन टन या इससे कम गंदम अगर बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो उस पर 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि पाकिस्तानी काश्तकार को कोई फ़र्क ना पड़े। दुनिया इसी तरह करती है, पूरी दुनिया इस तरह करती है जी, अपने काश्तकार का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ है। सही पाकिस्तान ही है जहाँ काश्तकार कमाता भी है, कमा के देता भी है, खिलाता भी है और तनकीद भी बर्दाश्त करता है। यानी इस मुल्क में अब मेहताब साहब बैठे हुए हैं,
जो शख्स, मैं आपको अर्ज करूं, काश्तकार जो है गोश्त पैदा करके देता है, चावल, दालें, सब्जी, कपास, हर चीज पैदा करके देने वाले, इनकम टैक्स लकब देने वाले उसको पेंडू और शर्म मानी चाहिए। 5 से 7 अरब रुपया मिलता है, 5 से 7 अरब नहीं, एक मिनट, पूरी इनकम दुनिया में देखे क्या होता है। दुनिया में क्या है एग्रीकल्चर, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर हैवीली सब्सिडाइज्ड है। इंडिया में, सिर्फ इंडिया में जो एग्रीकल्चर के सब्सिडी है 150 अरब डॉलर सब्सिडी। क्या वो जरी मुल्क तो नहीं और है? क्या है वो? नहीं, जरी मुल्क नहीं है वो। जरी मुल्क हम जरी मुल्क लाते हैं, वो नहीं है। नहीं, उनका पंजाब है इधर, बस क्या जो हमारे साथ लगता है। सिर्फ पंजाब, अब चलो उसी पंजाब को ले ले। अगर पंजाब के, जब पंजाब पाकिस्तान बना था, पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 उसके हिस्से में गए। अगर वो 13 अजला को 150 अरब डॉलर की सब्सिडी देते हैं। खालिद साहब, आप थोड़ा सा बरहम हो गए इसके ऊपर, नहीं, लेकिन सवाल मिलती नहीं अशरफ का सवाल दुरुस्त है कि आप फसलें उगाकर देते हैं, आप जानवर, आप लाइफ स्टॉक सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स नहीं देते इसके ऊपर, तो फिर ये एक जायज सा सवाल है। 1700 रुपया काफी मिलाओ। मैं आपको 300 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया उन्होंने 1700 अरब में। सर मुझे बता दें किसी ने कोई टैक्स दिया? तेल पे इनकम नहीं दिया, डीजल पे, पेट्रोल पे इनकम टैक्स। आप नेस्ले जितना आपका काम कर रहा है, सेल टैक्स वो मजदूर भी देता है। सर जीएसटी नहीं, आपके क्रेडिट पे नहीं है सर, मजदूर भी देता है, मैं भी जीएसटी आपके क्रेडिट पे नहीं है। जीएसटी मैं देता हूँ, आप नहीं देते। मैं देता हूँ, जीएसटी नहीं आप मैं देते। देता हूँ। मेरी प्रोडक्ट आप चेक करें, जो मैं खरीदता हूँ सर वो एंड कंज्यूमर, सर जीएसटी एंड कंज्यूमर देता है। मैं गंदम भी महंगी खरीदता हूँ, मैं मुलाजिम हूँ, गंदम भी महंगी खरीदता हूँ, मैं पेट्रोल पर टैक्स देता हूँ। वही जो ये कह रहे हैं, मेरा इनकम टैक्स भी काटा जाता है, मेरा भी इनकम टैक्स सर होना ही चाहिए। मेरी 60,000 तनख्वाह है, इनकम टैक्स पहले काटते हैं, ये 60 लाख तुम्हारे टैक्स टका नहीं है, ये क्या बात है? पहले सेल टैक्स तो मैं भी देता हूँ, पहले चीज बिजली पे टैक्स देता हूँ, मैं पेट्रोल पे टैक्स देता हूँ, मैं गैस पे टैक्स देता हूँ। सही है, ये क्या बात? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमें अगर दुनिया के साथ, रीजन के साथ हर चीज़ में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर चीज़ में, दुनिया में ज़राअत जो है ना फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज़ काश्त करूँगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होगी और मुझे ये रेट मिलेगा। बिल्कुल सही, एग्री करता हूं। अगर इंडिया में ले लें तो तकरीबन वहाँ पे इस वक्त 32 क्रॉप्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही सिर्फ एक ही क्रॉप है, वो है गंदम, जो इस वक्त खत्म हो, और गन्ने के ऊपर इंडिकेटिव प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है वो, कि उसमें हुकूमत इंटरवीन करे, उसमें हुकूमत ने। अच्छा, मुझे खालिद साहब इसको मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बिल्कुल आखिर में, ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें किसान का फ़ायदा है, नुकसान है आगे चल के? मैं समझता हूँ किसान के फ़ायदा नुकसान को छोड़ो कि अगले सालों में देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में उनको ख्वाब आया था, अल्लाह ताला की तरफ से था कि गंदम ज़ख़ीरा करो। ये हुकूमत के फ़राइज़ है, पूरी दुनिया करती है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान करता है। अगर हुकूमत निकल गई है इसमें से, हाँ इस दफ़ा हमारे साथ ज़्यादती हुई है, सरासर ज़्यादती हुई है। आगे की बात करें, थोड़ा सा आगे बात हमें कोई एतराज़ नहीं, हुकूमत निकलना चाहती है, निकल जाए, हम ओपन मार्केट पे कम्पीट करेंगे। नहीं, फिर हमारी मर्जी है ना। मैं देखो, मैं दुनिया की मार्केट को देखेंगे, सही अपना एनालिसिस करेंगे क्या हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल होगा तो हम काश करेंगे, फिजिबल नहीं होगा तो काश नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हमने सबक नहीं सीखा। अल्लाह खैर आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। सर वो मुफ्त आटा मिल रहा था, वो किसान काश्तकार की बेटियां थोड़ी थी। सर वो मुफ्त आटा मिल रहा था, वो कोई और बात थी, वो ये बात बेचारी इसमें नहीं था, कमी थी ना, कमी थी आटे की। नहीं सर, मुफ्त नहीं थी, छुपा थी गंदम नहीं थी, तरले करता रहा है वो अपने महकमा खुराक। वहां बैठे हुए, मैं गया एक दिन, बैठे हुए थे 4 बड़े बड़े वो जो पहन के और जगीरदार, तो कहते ये मामे लगते ने साडे को करो, असी मर्जी है, असी जितना मर्जी लाइए, असी जितना मर्जी अल्लाह बेहतर करे। दुआ करते हैं आशा साहब, दुआ करते हैं अल्लाह बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आशा साहब, ज़फर तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, खालिद खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एंड मेरे ख्याल में हम जो भी प्रोग्राम करें, एंड उसका एक ही होता है कि अल्लाह इस मुल्क पे रहम करना, हम पे करम करना। इस डिबेट का एंड भी इस पर ही कर देते हैं, या अल्लाह करम या अल्लाह रहम। अल्लाह हाफिज़।